हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो सेशन में हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। परमाणु त्रिज्या मीन्स एटॉमिक रेडियस। हमने पीछे के लेक्चर पर इसके बारे में पढ़ा हुआ था। आज उसी के हम पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। परमाणु त्रिज्या एटॉमिक रेडियस क्या होती है और इसके कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्या क्या है, तो किसी परमाणु के, जैसे कि ये हमने कोई परमाणु ले लिया हुआ है और ये परमाणु का हमारा नाभिक हो गया, तो इस परमाणु नाभिक से हमारा जो भी बाह्यतम कोश होगा, आउटर सेल होगा अधिकतम, तो वहाँ तक के बीच की जो दूरी होती है वो उसकी क्या कहलाती है, परमाणु की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जिसे हम लोग एंगस्ट्रॉम पर व्यक्त करते हैं। ठीक है, इतना हमने पीछे पढ़ा हुआ था। अब किसी परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होती है उसका हम निर्धारण सीधे सीधे नहीं कर सकते, जैसे तो हम कैसे करते हैं, तो वो आज हम देखने वाले हैं। तो परमाणु जो त्रिज्या होती हैं परमाणु की, उनको हम तीन प्रकार से अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो परमाणु त्रिज्याएं हमारी जो रहने वाली हैं वो तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो सबसे पहली होती है हमारी सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या मीन्स कोवैलेंट रेडियस। इसको हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट रेडियस या सहसंयोजी त्रिज्या। दूसरी होती है हमारी वांडर वाल्स त्रिज्या। और तीसरी होती है हमारी क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या। ठीक है, क्रिस्टलाइन मतलब क्रिस्टल या मेटेलिक रेडियस। ये हमारे तीन पार्ट होते हैं परमाणु त्रिज्या के। ठीक है, तो सहसंयोजी त्रिज्या एवं वांडर वाल्स त्रिज्या एवं क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या ये क्या होती हैं, तो आज हम ये तीनों बारी बारी से देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं हम सहसंयोजी त्रिज्या की। सहसंयोजी त्रिज्या क्या है, तो किसी सहसंयोजी अणु में, जैसे कि हमने कोई सहसंयोजी अणु ले लिया, क्लोरीन अणु ले लिया मैंने जैसे। ठीक है, तो क्लोरीन अणु में से हमारा दो परमाणु, क्लोरीन अणु में क्लोरीन के दो परमाणु क्या करेंगे, आपस में कुछ इस तरीके से संयुक्त होंगे, तब उनके बीच क्या बनेगा, क्लोरीन अणु बनेगा। ठीक है, तो किसी सहसंयोजी अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी उसकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि ये हमारा पहला क्लोरीन एटम हो गया, ये दूसरा क्लोरीन एटम हो गया। ठीक, तो इन दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की जो दूरी होगी, ये जैसे कि इतनी दूरी क्या हो गई, ये दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी हो गई। अब इसकी जो आधी दूरी होगी, तो आपेक्षिक रूप से हम यहाँ से डिवाइड करें अगर, तो इतनी दूरी लगभग हमारी क्या होगी, ये आधी दूरी होगी। तो आप कैसे इसका निर्धारण करोगे, तो जैसे कि क्लोरीन परमाणु की ये कुल दूरी जो होती है वो होती है हमारी 1.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कितनी होती है, क्लोरीन अणु में से दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की जो दूरी होती है कुल, वो होती है 1.98 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मैंने डिफिनीशन क्या बताई आपको कि किसी सहसंयोजी अणु में दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी उसकी सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। ठीक, तो हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से, सहसंयोजी त्रिज्या बराबर क्या, कुल दो नाभिकों के बीच की दूरी। ठीक, नाभिकों के बीच की दूरी, तो नाभिकों के बीच की दूरी को कितना करना है, 2 से डिवाइड कर देना, आधी दूरी मैंने बोली ना। तो हमारी कोवैलेंट रेडियस कितनी आ जाएगी, 1.98 थी, उसमें हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितनी आ गई कोवैलेंट रेडियस, आ गई 0.99 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो मीन्स क्लोरीन परमाणु की यहाँ पर जो सहसंयोजी त्रिज्या है वो कितनी आ रही है, 0.99। ठीक है,
दोनों परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी 1.98 है, तो यहाँ पर प्रत्येक परमाणु की, क्लोरीन परमाणु की जो परमाणु त्रिज्या होगी या सहसंयोजी त्रिज्या होगी वो कितनी होने वाली है? 0.99। ठीक है, तो किसी सहसंयोजी अणु में दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी की जो आधी दूरी होगी उसको हम कहते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। ठीक है, जैसे ये क्लोरीन अणु में मैंने आपको दिखाया कि इन दो परमाणु नाभिकों के बीच की दूरी कुल कितनी थी? 1.98 एंगस्ट्रॉम। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारी कितनी आती है? 0.99। तो ये 0.99 इन क्लोरीन एटम्स की जो है यहाँ पर कोवैलेंट रेडियस कह सकते हैं आप, या फिर उसकी परमाणु त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अणु रूप में, सहसंयोजी अणु रूप में पाए जाते हैं परमाणु, तो उनकी हम जो परमाणु त्रिज्या निर्धारित करते हैं वो सहसंयोजी त्रिज्या के रूप में ही निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई सहसंयोजी। अब बात करते हैं दूसरी अपनी, हमारी दूसरी कौन सी है? वान डर वाल्स त्रिज्या। नंबर 2 वान डर वाल्स त्रिज्या देखते हैं। ठीक है, अब वान डर वाल्स त्रिज्या क्या होती है? तो वान डर वाल्स त्रिज्या, आपने वान डर वाल्स बलों का नाम सुना होगा कि जो हमारे गैसीय अणु होते हैं तो उन गैसीय अणुओं में से एक अणु जब दूसरे अणु के निकट आता है तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं? वान डर वाल्स फोर्स या वान डर वाल्स बल कहते हैं। ठीक है, तो वान डर वाल्स त्रिज्याएं जो होती हैं वो गैसीय अणुओं में से निकट आने वाले परमाणुओं के बीच की दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो जैसे कि हमारा एक क्लोरीन अणु जो गैसीय रूप में है, ठीक, जैसे कि मैंने ये एक अटैच्ड करके अणु बना लिया, ये कौन है? ये एक क्लोरीन अणु हो गया। अब एक क्लोरीन अणु ये हो गया। ठीक है, तो जब दो गैसीय अणु कुछ इस तरीके से किसी पात्र में कोई गैस, जैसे हमने क्लोरीन गैस ले ली, तो क्लोरीन गैस किसी पात्र में भरी हुई है, तो उसमें से क्लोरीन गैस के जो अणु हैं हमारे, जब वो क्या होते हैं? आपस में निकट आते हैं। तो किसी एक अणु उसके निकट जब कोई दूसरा अणु आता है तो उनके निकटवर्ती जो दो परमाणु होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर निकटवर्ती कौन है? ये दोनों। ठीक है, तो किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की जो दूरी होगी, मीन्स ये जो दूरी होगी उसकी आधी दूरी, तो यहाँ पर आधी दूरी लगभग अगर हम देखें तो वो लगभग इतनी होगी, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? वान डर वाल्स रेडियस कहलाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ फिर से। तो किसी गैसीय अणु में गैसीय अणुओं के निकटवर्ती परमाणुओं के बीच की नाभिकों की दूरी की आधी दूरी उसकी जो है वान डर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिया है कि क्लोरीन अणु, ठीक है, तो क्लोरीन अणु जब एक दूसरे के निकट आते हैं तो उनमें से एक अणु का दूसरे अणु के निकटवर्ती परमाणु कुछ इस तरीके से जब आता है तो उसकी जो कुल दूरी होती है, तो जैसे क्लोरीन में से बात करें तो क्लोरीन की कुल दूरी होती है 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, दो नाभिकों के बीच की इस तरीके से जो कुल दूरी होगी वो कितनी होती है? 3.6 एंगस्ट्रॉम। अब 3.6 एंगस्ट्रॉम को यहाँ पर भी अगर हम वान डर वाल्स त्रिज्या को निकालें तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाना हमको, नाभिकों के बीच की दूरी अपॉन 2। ठीक है, तो कुल दूरी कितनी है हमारे पास? 3.6। तो 3.6 को अगर हम डिवाइड करें 2 से तो कितना आ जाएगा हमारा? 1.8 आ जाएगा। ठीक है, 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर अगर उसी क्लोरीन अणु की ही देखें तो हमारी जो सहसंयोजी त्रिज्या है वो कितनी आ रही है? 1.8, जबकि अभी आपने सहसंयोजी त्रिज्या देखी थी वो कितनी आ रही थी? 0.99 आ रही थी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि किसी भी अणु की जो सहसंयोजी त्रिज्या होती है वो वान डर वाल्स त्रिज्या से सदैव छोटी होती है। ठीक है, हमारी सेम अणु की ही मैंने आपको एग्जांपल दिखाई दी है, पेपर में भी आपके पूछा जाता है कि वान डर वाल्स त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या में कौन सी त्रिज्या बड़ी होती हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको कि सहसंयोजी त्रिज्या और वान डर वाल्स त्रिज्या में सदैव वान डर वाल्स त्रिज्या के मान जो होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में दिखा भी दिया कि क्लोरीन परमाणु की वहाँ पर 0.99 थी, जबकि यहाँ पर कितनी आ रही है? 1.8 एंगस्ट्रॉम आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई हमारी तीसरी परमाणु त्रिज्या का जो स्वरूप, वान डर वाल्स त्रिज्या। ठीक है,
अब इसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या की, ठीक है। तो वो देखते हैं। तो नंबर 3 है हमारा क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या, ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि धात्विक त्रिज्या किनकी हम देखेंगे, धातु परमाणु की। और धातु परमाणु जो होते हैं अपनी संरचना में से क्रिस्टलीय रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। अर्थात उनके धातु परमाणु पूरे जो है एक निश्चित समन्वित व्यवस्था में पाए जाते हैं। तो उनमें से धातु परमाणु कुछ इस तरीके से अपने जालक में क्या होंगे, एक दूसरे से निकटवर्ती रूप में संयुक्त होते चले जाते हैं क्रिस्टलीय रूप में, ठीक है। तो परिभाषा इसकी क्या रहेगी कि किसी धात्विक ठोस या किसी धात्विक ठोस में से किसी धातु की धात्विक त्रिज्या, धातु परमाणु की या क्रिस्टल त्रिज्या, उसके क्रिस्टलीय संरचना में दो निकटवर्ती परमाणुओं की, ठीक। तो कोई भी दो निकटवर्ती परमाणु ले लिए, जैसे हमने ये ले लिए, ठीक। तो किन्हीं दो निकटवर्ती परमाणुओं की बीच की जो नाभिकों की दूरी होगी, उसकी आधी दूरी उसकी क्रिस्टल त्रिज्या या फिर जो है मेटेलिक रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर सोडियम परमाणु को उदाहरण ले लूँ कि ये हमारे सोडियम परमाणु हैं जो क्रिस्टलीय रूप में संयुक्त हैं धातु में। तो सोडियम परमाणु की दोनों नाभिकों के बीच की जो दूरी है ये कुल मिलाकर हमारी 3.72 एंगस्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। 3.72 एंगस्ट्रॉन्ग। अब यदि हम इसको यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो मेटेलिक रेडियस कितनी आ जाएगी बताइए। तो 3.72 के, तो मेटेलिक रेडियस हमारी आ जाएगी 2 एकम 18 दूनी 36 6 दूनी 12 1.86 एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। हमारी कितनी आ गई 1.86 एंगस्ट्रॉन्ग। तो इस प्रकार जब जो है किसी धातु परमाणु की हमें धात्विक त्रिज्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, तो उसके क्रिस्टल संरचना में जब दो निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी की आधी दूरी हम देखेंगे तो वह दूरी उसकी क्या कहलाएगी, धात्विक त्रिज्या या क्रिस्टल त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे सोडियम को मैंने देखा तो सोडियम के दो परमाणु नाभिकों के बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी 3.72, और उसका अगर हमने यहाँ पर जो है आधी दूरी निकाली तो कितनी आ गई 1.86। तो ये उसकी क्या हो जाएगी मेटेलिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस। तो इस तरीके से ये हमारी हो गई परमाणु त्रिज्या के तीनों प्रकार। अब परमाणु त्रिज्या के ये तीनों प्रकार जो हमने पढ़े, सहसंयोजी त्रिज्या, वान डर वाल्स त्रिज्या और क्रिस्टल या धात्विक त्रिज्या, तो इनकी जो आवर्तिता होती है मीन्स पीरियोडिसिटी, तो वो वर्ग और आवर्त में कैसी रहेगी, तो वो सेम टू सेम परमाणु त्रिज्या के लिए जो मैंने तुम्हें बताया था वैसी ही रहने वाली है कि अगर हम आवर्त में मीन्स पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो ये सभी जो हैं क्या होंगी इंक्रीज होती हैं, ठीक है, सॉरी डिक्रीज होती हैं। और यदि आप इनको ग्रुप में लेकर जाओगे, ठीक है, अगर सहसंयोजी त्रिज्या, वान डर वाल्स त्रिज्या अगर किसी की भी बात करें तो अगर हम किसी ग्रुप में इनको देखें तो ग्रुप में इनकी जो आवर्तिता होती है तो हम अप टू डाउन देखते हैं, अर्थात ऊपर से नीचे देखते हैं। तो जब भी ऊपर से नीचे किसी भी वर्ग में हम जाते हैं तो हमारी चाहे सहसंयोजी हो, चाहे वान डर वाल्स हो या कोई भी धात्विक त्रिज्या हो, तो वो सब हमारी वहाँ पर क्या होती हैं इंक्रीज होती हैं, ठीक है, अर्थात बढ़ती जाती हैं। तो हमें ये याद रखना है कि इनकी वर्ग में और आवर्त में क्या जो है वहाँ पर पीरियोडिसिटी रहने वाली है, ठीक है। तो ये हो गई परमाणु त्रिज्या के दोनों ही प्रकार। अब इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं आयनिक त्रिज्या के बारे में, ठीक है। आयनिक त्रिज्या के बारे में देखते हैं आयनिक त्रिज्या क्या होती है। तो जैसे कि शब्द आ रहा है आयन, तो हम जानते हैं ना आयन क्या होता है, जब भी कोई परमाणु अपने पास से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वहाँ पर हमारा क्या बनता है आयन बन जाता है, ठीक ना। तो इसी प्रकार जब किसी हम आयन के
उसके नाभिक से उसके संभव बाह्यतम कोष के बीच की जब दूरी देखेंगे तो वह उसकी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, तो किसी परमाणु आयन के नाभिक से उसके संभव बाह्यतम कोष के बीच की दूरी उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एग्जांपल सोडियम का लिया हूँ, तो देखो सोडियम परमाणु की अगर बात करते हैं तो सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है, 11। तो उसमें से अगर हम विन्यास बनाकर देखें तो 2, 8, 1 कितने कोष हैं यहाँ पर, हमारे पास 3 कोष हैं, KLM। ठीक है, ये जैसे कि मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया। तो यहाँ से नाभिक से जब हम यहाँ तक की जो दूरी देखेंगे तो ये दूरी जो आएगी वो क्या कहलाएगी, परमाणु त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अब सोडियम ने जब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट कर दिया है तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या में एक क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो कमी आने पर उसका विन्यास परिवर्तित होकर क्या रह जाएगा, 2,8। तो कोषों की संख्या कितनी रह गई संभव, उसकी है तो 3, लेकिन 3 में से अब इलेक्ट्रॉन उसके जो है बाह्य कोष में रहा ही नहीं, तो हम कोषों की संख्या में क्या महसूस करेंगे, कमी, क्योंकि जो परमाणु त्रिज्याएं होती हैं या त्रिज्याएं होती हैं वो अधिकतम जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं आखिरी उस इलेक्ट्रॉन के पास तक की दूरी को देखी जाती है। तो यहाँ पर जो अंतिम कोष है वो यहाँ पर उपस्थित रहा नहीं क्योंकि उसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं। तो अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है 8वां, वो जहाँ पर उपस्थित हम वहाँ तक की दूरी को देखेंगे। तो यहाँ पर सोडियम धनायन की त्रिज्या हम कहाँ तक देखने वाले हैं, यहाँ तक केवल। ठीक, तो ये उसकी क्या कहलाएगी, आयनिक त्रिज्या कहलाएगी। आई बात समझ में। तो किसी परमाणु आयन में से उसके नाभिक से संभव बाह्यतम कोष के बीच की जो दूरी होती है वो उसकी आयनिक त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गई आयनिक त्रिज्या की बात। अब चूंकि तुमने पढ़ा है कि आयन तो 2 प्रकार के होते हैं, कैटायन एनायन, मीन्स पॉजिटिव आयन एवं निगेटिव आयन। तो पॉजिटिव की तो मैंने बात आपको दिखाई, पॉजिटिव में इस तरीके से आयनिक त्रिज्या में हमेशा क्या होगा, परिवर्तन होगा जब। तो पॉजिटिव आयन में हमेशा याद रखना हमको क्या महत्वपूर्ण, कि किसी भी एटम की जो रेडियस होगी वो सदैव उसके पॉजिटिव आयन से क्या होती है, अधिक होती है, इंक्रीज होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जैसे कि सोडियम में उसके कोष कितने थे, 3, तो 3 कोष हैं, तो कोषों की संख्या जब ज़्यादा है तो त्रिज्या के मान में भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है ना। जबकि आयन यहाँ पर जब हमने देखा सोडियम धन आयन, तो उसमें से आयन की जो है 1 कोष की संख्या कम हो गई। तो जब 1 कोष की संख्या में कमी आ गई तो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पड़ा है ससुरा, वो तो L में पड़ा है ना। तो L में पड़ा है तो वहाँ तक की हम कोष की इस संख्या में से इलेक्ट्रॉन की जो है दूरी देखेंगे। तो यहाँ पर आयनिक त्रिज्या कितनी हो गई, हमारी 2 कोष की ही हो गई। तो इस प्रकार किसी भी परमाणु की परमाणु त्रिज्या सदैव उसके धनायन की त्रिज्या से क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, ये दिमाग में अपने बिल्कुल फिट कर लो। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको ऋणायन की दिखाता हूं। ठीक है, देखो जैसे कि यहां पर मैंने एक निगेटिव आयन ले लिया, क्लोरीन परमाणु जैसे मैंने ले लिया। अब क्लोरीन परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन खा गया, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, किसी ने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने ग्रहण कर लिया। तो अब ग्रहण कर लिया तो उसका जो है 4 इसके सिर पर दिखाई देगा, तो 1 आवेश मैंने लगा दिया। अब क्लोरीन परमाणु की बात करें तो क्लोरीन परमाणु होता है 17 और इसका विन्यास अगर हम बनाएं तो 2, 8, 10 और 10 और 7 17। ठीक है, तो इसमें कोषों की संख्या कितनी दिख रही है, 3 KLM। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं इसको ड्रा करूं तो ये हो गया हमारा पहला सेल, ये हो गया दूसरा सेल और ये हो गया तीसरा सेल KLM। ठीक है, अब देखो यहाँ पर Cl- को देखते हैं। अब Cl- ने तो 1 इलेक्ट्रॉन और खा पी लिया था, तो कितना हो गया उसके पास, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 2, 8, 8 KLM। तो यहाँ पर तो भाई कोषों की संख्या बराबर ही है। तो आपको फिर जो है यहाँ पर जैसे पूछा जाता है कि परमाणु और ऋणायन में से किसकी त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, तो आप क्या करोगे, क्या बराबर कह दोगे, क्योंकि तीनों, उसमें भी 3 ही कोष हैं, इसमें भी 3 ही कोष हैं, तो क्या परमाणु त्रिज्या आयनिक त्रिज्या बराबर हो जाएगी।
बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि परमाणु की त्रिज्या में से आप देखो तो यहाँ पर उसके नाभिक में प्रोटॉन कितने हैं? क्लोरीन में 17 प्रोटॉन थे, और 17 प्रोटॉन के सापेक्ष यहाँ पर नाभिक के चारों ओर जो पहले कोष में इलेक्ट्रॉन थे वो 2 थे, और उसके बाद दूसरे में कितने थे? 8 थे। ठीक, देखो ये मैंने डॉट डॉट दिखा दिए। और जो इसका बाह्य सेल, बाह्य कोष है हमारा, आउटर सेल, उसमें कितने हैं? उसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो टोटल 17 इलेक्ट्रॉन जो है 17 प्रोटॉनों के द्वारा वहां पर आकर्षित हो रहे थे। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश वहां पर क्या था? लगभग 0 था। लेकिन अब क्या हुआ? अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो गया, ठीक है, कि 17 प्रोटॉनों के सापेक्ष अब जो इसके नाभिक क्लोरीन, ये हमारा क्लोराइड, क्लोरीन हो गया। अब यहाँ पर मैं क्लोराइड को देखो दिखा देता हूँ। 2 8 8 कोष, यहाँ पर भी 8, 3 ही है। ठीक है, समझने वाली बात है कि यहाँ पर भी कोषों की संख्या 3 ही है। तो त्रिज्या तो हमेशा बराबर हमें दिखनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, इनकी त्रिज्याएं आपस में भिन्न भिन्न होती हैं। तो किसकी छोटी किसकी बड़ी होती है वो अच्छी तरीके से करेक्टली समझ लो, ताकि आने वाले समय में कभी भी तुम्हें ये डाउट ना दे। ठीक, तो देखो जैसे कि यहाँ पर 17 प्रोटॉन हैं, और 17 प्रोटॉनों के सापेक्ष यहाँ पर जो आउटर सेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 8, 2 2 4 2 6 2 8, जबकि यहाँ पर कितने थे? 7 ही थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या के सापेक्ष इलेक्ट्रॉनों की संख्या में के मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में यहाँ पर क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ठीक है, अर्थात 17 प्रोटॉन क्या 18 इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर पाएंगे? नहीं। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन वहाँ पर उस अतिरिक्त रूप में जो है हो जाता है, तो उसके कारण जो है प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वहाँ कमी हो जाती है। तो प्रभावी नाभिकीय आवेश की कमी आ जाने के कारण इसका आकार थोड़ा सा क्या होता है? प्रसारित हो जाता है, फैल जाता है। ठीक, यहाँ पर तो भाई प्रत्येक सेल जो है बराबर नाभिक के द्वारा आकर्षित हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि ये और ये पूर्ण रूप से आकर्षित हो रहे थे, लेकिन जो उसका आउटर सेल है ये वाला, ठीक, तो इसमें आकर्षण का जो है प्रभाव थोड़ा सा क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वहां पर कमी आ चुकी है। तो जिस कारण इस कोष में थोड़ा सा क्या होगा? प्रसार हो जाएगा। तो जो कोष तुम्हारा यहाँ पर था, जो उसकी त्रिज्या यहाँ तक लेनी थी, अब हमने कहाँ तक ले ली? यहाँ तक ले ली। तो इस कारण त्रिज्या के मान में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो सदैव उसके ऋण आयन की त्रिज्या से छोटी होती है। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल ठूस लो। ठीक है, कि किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो उसकी जो ऋणायन की त्रिज्या होगी सदैव उससे छोटी होगी, अर्थात ऋणायन की बड़ी होगी। जबकि इसकी विपरीत मैंने अभी आपको धनायन में दिखाया था कि सोडियम परमाणु और सोडियम धनायन में से किसकी बड़ी थी? अपोजिट, सोडियम परमाणु की बड़ी थी। ठीक है, तो परमाणु और परमाणु धनायन में परमाणु की बड़ी, जबकि परमाणु और परमाणु ऋणायन में परमाणु ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होती है। हमेशा ये याद रखना है। तो पेपर में कभी कभी ये प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि किसी परमाणु की त्रिज्या उसके धनायन की त्रिज्या से छोटी होती है, क्यों? जबकि उस किसी परमाणु की जो त्रिज्या होती है उसके ऋणायन की त्रिज्या से छोटी होती है। तो इसका जवाब आपको मैंने भी बताया। तो याद रखना है कि परमाणु और परमाणु धनायन में से परमाणु का जो सेल नंबर होगा या उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान होगा वो इसके सापेक्ष, धनायन के सापेक्ष वहाँ पर कम होता है, लेकिन कोषों की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस कारण वहाँ पर जो है परमाणु की त्रिज्या बड़ी, जबकि उसके धनायन की त्रिज्या छोटी होती है। लेकिन यहाँ पर उसके विपरीत जब हम ऋणायन में बात करते हैं तो परमाणु की त्रिज्या जो होती है उसके ऋणायन में प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में कमी हो जाने के कारण क्या हो जाती है? उससे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस कारण को याद में रखते हुए आपको जो है धनायन ऋणायन की त्रिज्या को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आज का हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है। अब इससे रिलेटेड पेपर में जो आपके जो है ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है,
तो उनको पैटर्न पे याद रखना है। आयनिक त्रिज्या भी हमारी याद रखनी है कि ऑर्डर बाई, अगर आप जो है पीरियड पे जाओगे तो हमेशा जो है डिक्रीज होगी, ठीक है। इसका भी मतलब जो है पीरियोडिक टेबल पर जो है आपको ऑर्डर याद रखना है। और यदि आप ग्रुप पे अप टू डाउन आओगे तो हमेशा आयनिक त्रिज्या यहाँ पर भी बढ़ती जाती है, क्योंकि कोषों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है। मैंने पिछले वीडियो पर बताया हुआ है। तो जब भी कोषों में हम ऊपर से नीचे आते हैं आवर्त पर नीचे, तो लगातार कोषों की संख्या बढ़ रही होती है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस कारण वहां पर लगातार हमारी परमाणु त्रिज्याएं जो है ग्रुप में बढ़ेंगी जब भी आप ग्रुप पर अप टू डाउन आओगे। और जब भी पीरियड पर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो वहां पर हमेशा घटती जाती है, क्योंकि कोषों की संख्या में वहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता, लगातार वहां पर प्रभावी नाभिकीय आवेश के मान में वृद्धि होती जाती है। तो उसके कारण जो है वहां पर त्रिज्याएं जो होती हैं लगातार घटती जाती हैं, ठीक है। तो क्लियर, आज के टॉपिक को यहां से क्लोज करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं। ओके, गुड बाय।